Good morning everyone. So today we will start chapter 4, chemical bonding and molecular structure. So in this you will read first topic, that is chemical bond. तो chemical bond क्या होता है? It is the force of attraction between two atoms so that it can make molecule. उसे आप क्या बोलोगे? chemical bond. या फिर आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को होल्ड करके किस में कन्वर्ट कर देती है? मॉलिक्यूल में. ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? केमिकल बॉन्ड. सो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? आपने देखा होगा जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो वो अपने आप को स्टेबल बनाता है. ठीक है, तो स्टेबल कैसे बनाएगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके. तो ऑक्टेट का मीनिंग क्या है? यानी अपने अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आता है वो? 8 इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. सो नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? आउटरमोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे क्या बोलोगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो नेक्स्ट टॉपिक यू विल डू हियर मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो पहला मोड है, किस तरह से आप केमिकल बॉन्ड बना सकते हो? बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक तो लूज़ करे और दूसरा गेन करे. तो इस तरह से बाय लूज़ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड बनता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. उसी का दूसरा नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे? कोवलेंट बॉन्ड. थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? आपने किया अब तक जो बॉन्ड फॉर्मेशन की थी अप टू 10th क्लास, आपने किया था कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड. बट एक थर्ड टाइप और आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मीनिंग क्या है कि when the electrons are contributed by one atom and shared by both, the bond is formed is called dative or coordinate bond. meaning भाई दो एटम्स हैं जिसमें से एक के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर. वो अपने लोन पेयर किसको दे दे बॉन्ड बनाने के लिए? फिर दिया तो एक ने पर शेयर दोनों ने कर लिया, तो उसे आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो हाउ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड? अभी आपको बताया था बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर. उसे आप क्या बोलोगे? आयनिक बॉन्ड. तो एक्चुअल में किसके बीच में बनती है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में. ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं? बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव आयंस कब बनते हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप यहाँ देख लो, एक एग्जाम्पल इसने किया हुआ है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है NaCl का. तो Na के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटरमोस्ट शेल में 1. ठीक है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 7. भी क्लोरीन स्टेबल कब होगा? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका 7 का कितना हो जाएगा? 8. और अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में अब कितने रह जाएंगे? 8. ठीक है, तो दोनों अब क्या हो गए? स्टेबल. तो एक ने लूज़ कर दिया, दूसरे ने क्या कर लिया? गेन. अब इससे जो बॉन्ड बना उसे क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और यू कैन से आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ पे मैग्नीशियम का विद ऑक्सीजन. तो आप यहाँ देखो, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 6. ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल कब बनाएगा? जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं. तो मैग्नीशियम से इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए. और मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल कब बनाएगा? जब ये बाहर वाले 2 दे दे. तो इसके आउटरमोस्ट शेल में अब कितने रह गए? 8. कहने का मीनिंग क्या है? चाहे ले या दे, लेने के बाद या देने के बाद आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए? 8. तो उससे बन जाता है आयनिक बॉन्ड. सो नाउ वी विल रीड टॉपिक लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मीनिंग होता है इसका? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इनटू अपोजिटली चार्ज्ड आयन. सपोज आपने एक कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, किसका? NaCl का. ठीक है, बट आपको उसकी कितनी अमाउंट रखनी है? ओनली 1 मोल. यानी इस 1 मोल ऑफ NaCl इसको किस में कन्वर्ट करना आपने? आयंस में, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. तो इन दोनों आयंस को सेपरेट करने के लिए आपने कितनी एनर्जी नीड थी आपको? उससे क्या बोलोगे? लैटिस एनर्जी.
तो नेक्स्ट आप यहाँ देखोगे लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। किस पे डिपेंड करती है भाई, साइज़ छोटा है या बड़ा। तो आप पहला पॉइंट देखोगे साइज ऑफ द आयन, यानी स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द लैटिस एनर्जी। कैसे भाई, आप अगर छोटा एटम ले रहे हो, यानी दो छोटे एटम, ठीक है, जो बॉन्डेड है, आप अगर उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को देखते हो तो वो होगा कम। बट अगर दो बड़े एटम्स को ले रहे हो, ठीक है, जो बॉन्डेड है, आपने क्या करा, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखा तो वो ज़्यादा था, इसका कम था, इसका ज़्यादा था। तो जो लंबा होगा, जिसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो लंबी लकड़ी को ब्रेक करना ईजी है या छोटी को? आप बोलोगे लंबी को, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी किस में कम रिक्वायर्ड होगी? लॉन्ग वाली में। किस में ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी? शॉर्ट वाली में। तो इसने यही बोला है, अगर साइज छोटा है, स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द लैटिस एनर्जी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, चार्ज ऑन द आयन ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर विल बी द इंट्रायनिक अट्रैक्शन एंड हायर द लैटिस एनर्जी। अगर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो देखो सपोज मैं बोल रही हूँ MgCl2, क्या एग्जांपल लिया मैंने, MgCl2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, आप बोलोगे NaCl की बजाय किसके, MgCl2 की। क्यों? आप Cl अगर दोनों में देखते हो तो दोनों का सेम साइज़ है, भी वहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। बट अगर मैग्नीशियम और सोडियम में कंपेयर करते हो तो छोटा साइज़ किसका है? मैग्नीशियम का, क्योंकि आपको पता है अलोंग द पीरियड साइज़ डिक्रीज़ करता है। सोडियम पहले आता है, मैग्नीशियम बाद में आता है। तो आप पीरियड के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैग्नीशियम का छोटा साइज़ है, और छोटे को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड बढ़ जाएगी। बट चार्ज की टर्म्स में कैसे बोला, आपको ये भी पता है कि सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 का होता है। इसका मतलब जिस पे चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज़ भी छोटा होता है। क्लियर? तो चार्ज बढ़ने से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। एनर्जी रिक्वायर्ड विल इंक्रीज। उसके बाद आप करोगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देखोगे, इट इज़ रिटन हेयर, दिस जनरली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सभी आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में मिलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जांपल आप जैसे NaCl का कर लो, ठीक है। कोई भी आयनिक कंपाउंड जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? यानी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप, इट मीन्स क्या ले रहे हो? वो आयनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसे आप क्या बोलोगे? आयनिक कंपाउंड्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टलाइन वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या होता है। क्रिस्टलाइन का मीनिंग होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन ए लैटिस। अब लैटिस का मीनिंग क्या होता है? जो 3D अरेंजमेंट हो, ठीक है। बट आप एक चीज़ यहाँ देखो, इसने एक पॉइंट लिखा है, ये जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड का एग्जांपल NaCl है, MgCl2 है। अब ये देखो, आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज सिंगल मॉलिक्यूल्स लाइक अदर गैसेस मॉलिक्यूल, बट ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कभी भी आयनिक कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? अभी H2 की बात कर रहे हो तो क्या इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा? नहीं। H और H तो दोनों सेम है, आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ठीक है। दोनों की सिमिलर क्या है? प्रॉपर्टी है, H और H सेम है, तो इट मीन्स ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। उसके बाद करोगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। चार्ज जहाँ भी होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। दूसरा सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जिस पे चार्ज होता है, कि वाटर में भी चार्ज होता है, उसमें भी चार्ज होता है, तो चार्ज को ही डिसॉल्व कर सकता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आप क्या बोलोगे? जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर, और किस में डिसॉल्व हो जाएंगे? वाटर में। बट किस में डिसॉल्व नहीं होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जो कैसे होते हैं? नॉन पोलर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप करोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या मीनिंग है? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर उन्हीं को आप पानी में डिसॉल्व कर दो या मोल्टन स्टेट ले लो तो वो कैसे हो जाते हैं? गुड कंडक्टर। क्योंकि कंडक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उन पे चार्ज और मोबिलिटी होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे? गुड कंडक्टर्स।
तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में चार्ज तो है बट उसमें मोशन नहीं है, मोबिलिटी नहीं है। बट अगर आप पानी में डिजोल्व कर देते हो या उसकी मोल्टन स्टेट ले आते हो तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है, वो घूमने लग जाते हैं आयंस। तो यही कंडीशन चाहिए किसके लिए, कंडक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसीलिए किस फॉर्म में नहीं मिलती, सॉलिड में, बट किस में मिलती है, मोल्टन या फिर वो पानी में घुले हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे कोवलेंट बॉन्ड, लेविस लैंगम्यूर कंसेप्ट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा ये किसके बीच में मेनली बनता है, जो होमो एटॉमिक एटम्स होते हैं, जैसे मैंने बोला H और H के बीच में। ठीक है, ये हेटेरो एटम्स के बीच में बनते हैं बट उनके अंदर जो मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है बहुत ही लेस होती है। ठीक है, अब यहाँ आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे इसने H और H लिया तो ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिया, प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ आप देखोगे तो ये आप नहीं बोलोगे इट इज़ प्योर कोवलेंट बॉन्ड, ये दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है, तो इसमें कुछ आयनिक करैक्टर भी आ जाता है। बट ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड के। ठीक है, तो यहाँ आप इस एग्जाम्पल को वाटर के केस में आप बोल सकते हो इट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हेटेरो एटम्स। ऊपर वाले को बोलोगे कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू होमो एटम्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है, अमोनिया का। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। आप देखोगे यहाँ जो बॉन्ड बनाया हुआ है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, किसी ने लूज या फिर गेन नहीं किया है। ठीक है, तो लूज और गेन नहीं हुए तो उसे आप क्या बोलोगे, कोवलेंट बॉन्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक यू विल डू हियर, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। आपने किया था ऑक्टेट रूल में इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए, 8। बट फ्यू एक्सेप्शंस आएंगी जिसमें आप देखोगे कि वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है बट फिर भी क्या बना रहा है, कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पर इसने दिया हुआ है लिथियम क्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम क्लोराइड, सॉरी बोरोन ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ जो आप देखोगे इसके अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, बट ऑक्टेट के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 8। ठीक है, बेरिलियम के अराउंड कितने हैं यहाँ पे, 4, होने कितने चाहिए, 8। तो ये किस में आता है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 से लेस होते हैं। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑक्टेट रूल कहाँ फॉलो नहीं होता, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाए, ऑड फॉर्म में। कैसे, यहाँ देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इसके अंदर भाई जब भी आप बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, तो उसके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतने उसके पास होने चाहिए। अब नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, 5 और 6 कितने हो गए, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया ना अनपेयर्ड, बाकी तो कैसी या तो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हो गई या बॉन्ड की फॉर्म में। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो किस में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, तो ये किस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, ऑक्टेट को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी सेम ऐसा ही केस अराइज होता है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। आप चेक करके देख लो ना कि ऑक्सीजन के पास आउटमोस्ट शेल में कितने हैं, 6, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 6 कितने हो गए, 12, और नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5। ठीक है, तो 12 5 कितने हो गए, 17। तो पेयर्स बन गया सबका, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये भी किसको फॉलो नहीं कर पा रहा, ऑक्टेट रूल को। नेक्स्ट है द एक्सपैंडेड ऑक्टेट, मीन्स जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हैं वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते। फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो पेयर में आके ये 10 हो गए, तो ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहे। सल्फर भी, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, पेयर में होने के बाद 12 हो गए, तो ये भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्लियर। तो आपका अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, तो आपको ये 3 एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, सो रीड अप टू दिस। थैंक यू।